Welcome student in the lecture series of subject Mechanics of Solid. It's a part number 4 of topic number 4 flexural or bending stresses in beam of module number 2. Let's start our lecture with the example number 4. A mild steel flat plate 300 mm wide and 12 mm thick is bent into circular arc of radius 12 meter. If the modulus of elasticity is 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square, then find out number 1 maximum bending stresses in flat and number 2 bending moment to produce maximum stress. Let's solve this example. So students, in the example number 4, there is a mild steel plate having a 12 mm thickness and 300 mm width, and that kind of plate is bent into a circular arc having a radius of 12 meter. ये जो प्लेट आप लोग देख रहे हैं, इस प्लेट को हमने यहाँ पे बेंड किया है. ये जो प्लेट है इसको यहाँ पे हमने बेंड किया है, जिसकी सर्कुलर रेडियस जो है वो है आर, जिसकी वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पे 12 मीटर. उसके अलावा हमें क्या डेटा दिया गया है, जो कैपिटल ई की वैल्यू है वो हमें दी गई है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर आप उसको यंग मॉड्यूलस बोल सकते हैं. सो फाइंड आउट क्या करना है, हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, यानी कि एफ या फिर आप सिग्मा बी बोल सकते हैं, एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी है, यानी कि कैपिटल एम हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट दी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि कितने फॉर्मूलाज आपके पास हैं. सो वी हैव ओनली 2 फॉर्मूला. फर्स्ट वन इज व्हाट, एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. सो इस फॉर्मूला की मदद से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. बोथ यू कैन फाइंड आउट. सो किसी दो की आपको पेयर बनानी है, या फिर फर्स्ट और सेकंड की पेयर बन सकती है, सेकंड और थर्ड, या फिर फर्स्ट और थर्ड. आपको ये देखना है कि कौन सा अननोन है और कौन सा नोन है, और फाइंड आउट हम कैसे क्या कर सकते हैं. पहले यहाँ पे ई हमको कैलकुलेट करना है. सो कैपिटल एफ हमको कैलकुलेट करना है, ई हमको दिया गया है. देन आफ्टर आर हमारे पास है, वाई हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. वाई इज इक्वल टू, हियर इज अवर डिस्टेंस, वाई इज इक्वल टू डी बाई टू. सो 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 mm. सो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है. सो अगर y मिल जाता है ई आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो I इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12. सो 300 multiply by 12 cube divide by 12. So the moment of inertia is 43200 mm raised to 4. तो moment of inertia हमें यहाँ पे मिल जाता है. So now remaining part is m and f. So now we are comparing f divided by y is equal to e upon r, so that f is equal to e multiply by y upon r. So is equal to, हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे. सो ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵, वाई की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 6 डिवाइड बाय आर की वैल्यू यहाँ पे है 12 मीटर. सो उसको हमको एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 12,000 मीटर को हमने यहाँ पे एम में कन्वर्ट किया है. सो नाउ अभी मैथमेटिकली इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो ये हमारा फर्स्ट आंसर है. f की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है. सेकंड अब क्या कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे. अब तो आप सेकंड को भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि f की वैल्यू हमें मिल चुकी है. और यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई. कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी. आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को भी यहाँ पे कंपेयर करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो m डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 43200 इज इक्वल टू f की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है 100 और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है जो कि है 6. सो दैट
m is equal to 7.2 into 10 raised to 5 न्यूटन इंटू mm. सो यहाँ पे ये हमारा सेकंड आंसर है. सो इट्स अ वेरी easy example. Here is the example number 5, and a data is a cantilever beam of span 3 meter and 30 centimeter by 60 centimeter rectangular section carries a UDL of 40 kilonewton per meter on an entire span. Find the maximum bending stress and draw the stress distribution curve of the beam. Let's solve this example. In the example number 5, a cantilever beam is given of span 3 meter and 30 centimeter by 60 centimeter rectangular section is given. So let's draw the figure. Here is your cantilever beam. Here is your cantilever beam. Now that beam having a 3 meter span, so the length of beam is 3 meter, and rectangular section, so the beam having a rectangular section. The dimension of this section is 30 centimeter, and the D is the depth of the beam, that is equal to 60 centimeter. आप लोग यहाँ पे mm में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको 3000 mm लिख सकते हैं, कैपिटल L. The UDL of 40 kilonewton per meter on the entire span, so there is a UDL. The value of UDL is 40 kilonewton per meter over the entire span. Here is our A, here is our B. So find out the maximum bending stress. We have to calculate bending stress F and also draw the stress distribution curve for this beam. Stress distribution curve हमें find out करना है. So it's a very easy now. First of all, let's calculate the distance y. So that y is equal to d by 2. So is equal to 600 divided by 2. So that is equal to 300 mm. Next, let's calculate the moment of inertia, that is bd cube by 12. So is equal to 300 into 600 cube divided by 12, and that is equal to 5.4 into 10 raised to 9 mm raised to 4. अभी हमारे पास इक्वेशन क्या है, m अपॉन I इज इक्वल टू f अपॉन y इज इक्वल टू E अपॉन R. सो ये हमारा बेसिक इक्वेशन है. आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है. सो इट्स अ वेरी इजी. वी कैन कंपेयर दिस टू टर्म. वी हैव वैल्यू ऑफ I, वैल्यू ऑफ y. ओके, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f. पर उसके लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, मोमेंट की वैल्यू चाहिए. सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, m की वैल्यू, इट्स अ वेरी सिंपल, w इंटू लेंथ, w इंटू l स्क्वेयर डिवाइड बाई 2. सो लोड है 40 मल्टीप्लाई बाई 3000 स्क्वेयर डिवाइड बाई 2. सो यहाँ पे आंसर मिलेगा 180 into 10 raised to 6 Newton into mm. So now we have the moment. So let's calculate. M upon I is equal to F upon Y. So M is equal to 180 into 10 raised to 6 divided by 5.4 into 10 raised to 9 is equal to F upon Y, that is equal to 300. So that F is equal to 10 Newton per mm square. So now we have the value of 10 Newton per mm square. So ये हमारा आंसर है. अभी हमको नेक्स्ट सेकंड क्या करना है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है. सो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक वर्टिकल लाइन बनानी है. जस्ट सिंपल ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन. देन आफ्टर ड्रॉ
two equal lines like that and join both of them. Here is our neutral axis and it's our stress distribution diagram. Here the tensile stress is there 10 Newton per mm square, and here is the compressive stress 10 Newton per mm square. Here is the tension and here is the compression. So ये हमारा stress distribution diagram. It is the example number 6 and the data is compare the moment of resistance of a beam of square of cross section of 200 mm by 200 mm when it is placed with its A sides horizontal and B diagonal horizontal. Let's solve this example. So now in the next example, compare the moment of resistance of beam of square cross section 200 by 200 mm when it is placed sides horizontal and diagonal horizontal. स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, पहले तो इसकी फिगर जो है वो आपके माइंड में आनी चाहिए. इसकी फिगर अगर आपके माइंड में आ जाती है तो ये एग्जांपल आपके लिए इजीली हो जाएगा. याद रखिए आपको दोनों की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, यानी कि किस बीम में अगर उसकी साइड जो है उसको हॉरिजॉन्टल्स रखी जाए या फिर उसको डायगोनली प्लेस किया जाए तो किस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा या कम, ये आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखाना है, नहीं कि आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. आपको दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंपेयर करना है. अगेन आई एम सेइंग यू, कंपेयर वर्ड पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. अनदर कोई भी डेटा आपको दिया नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ जो भी बीम है उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो है वो भी स्क्वायर है तो 200 बाई 200 mm ही दिए गए और कुछ डेटा आपको दिया नहीं है. दूसरी बात आप याद रखिए कि दोनों ही केस में अगर बीम की साइड्स को अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेस करें या फिर डायगोनली, दोनों केस में बीम तो सेम ही रहता है, उसको अलग अलग तरीके से हमें प्लेस करना है, मटेरियल सेम रहेगा दोनों में. सो जो बैंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो दोनों केस में सेम रहेगी. सो ये आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में आपको याद रखना है. सो नाउ आई एम शोइंग यू द फिगर. हियर इज द फिगर ऑफ केस 1 एंड केस 2. क्रॉस सेक्शन डायमेंशन 200 बाई 200 mm. इसका साइड व्यू में जो है अभी यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, इसका साइड व्यू हम बनाएंगे. हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, स्क्वायर सेक्शन दिया गया है जिसकी दोनों साइड्स को आपको कैसे रखनी है. केस नंबर 1 में दोनों साइड्स को आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल रखना है, साइड्स को हॉरिजॉन्टल रखना है. इसके जो डायमेंशन है वो क्या है आपको दिए गए 200 mm एंड हियर इज ऑल्सो 200 mm. And here is our neutral axis. That distance is y. And in the second case, the square with diagonal is horizontal. इसका जो डायगोनल है, ये दोनों इसके डायगोनल है. ये जो स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं उसके 2 डायगोनल्स है, उनमें से एक डायगोनल को मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है. इसका भी साइड व्यू हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. जो इसका एक डायगोनल है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिया गया है. इसके जो डायमेंशन है वो तो कितने रहेंगे 200. सो हियर दैट साइड हैविंग ए डायमेंशन 200 mm
and also this one having a dimension 200 mm. सो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ पे होगी और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज y. ये जो डिस्टेंस है वो y रहेगा. अगर यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है तो मैं नाम भी दे रहा हूँ यहाँ पे A, B, C और D, यानी कि y जो रहेगा वो AC डिवाइड बाय 2 होगा. y डिस्टेंस जो है वो AC डिवाइड बाय 2 रहेगा. आपको मोमेंट कंपेयर करनी है, सो ये केस नंबर 2 और ये है केस नंबर 1. फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका जो डेटा है वो क्या है कि आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम बोलेंगे से m1, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे से m2. आपको दोनों ही केस में, फर्स्ट केस जिसमें जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम दिया गया है 200 बाई 200 mm का, उसकी जो साइड्स है उसको हॉरिजॉन्टल रखनी है. सेकंड केस में आपको उस बीम को, उसका जो डायगोनल है उसको हॉरिजॉन्टल रखना है. और ये आपका केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों में जो मोमेंट्स है उसको आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको कंपेयर करना है. सो उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग. दोनों ही केस में F1 और F2 इज इक्वल टू आप F लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो. नाउ कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्टेंस y. सो इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12. यहाँ पे b और d सेम है, सो इज इक्वल टू 200 इंटू 200 क्यूब डिवाइड बाई 12 एंड इज इक्वल टू 200 raised to 4 by 12. And here the distance y is equal to 200 divided by 2, so that is equal to 100 mm. Now we know that equation is m1 upon I is equal to F upon y. So here m1 is equal to F multiplied by I upon y. So here F multiplied by 200 raised to 4 divided by 12 into 100. So is equal to F multiplied by 1.33 into 10 raised to 6. So हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. इन द सेकंड केस अगर आपको यहाँ पे m2 कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने m1 कैलकुलेट किया है, सो आपको I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पे y की ज़रूरत पड़ेगी. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको y की वैल्यूज चाहिए, y जो कि डायगोनल है, सो यहाँ पे आपको पाइथागोरस का जो लॉ है यहाँ पे उसका यूज़ करना पड़ेगा. कैसे फाइंड आउट करेंगे डायगोनल की वैल्यू यहाँ पे, तो आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर. सो उसकी वैल्यू मिलेगी 282.84 mm. सो यहाँ में कौन सी वैल्यू मिलेगी, AC की वैल्यू. यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. सो इसका डायगोनल की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ 2 साइड्स के स्क्वायर के समेशन के बराबर होगी. सो नाउ y is equal to AC divided by 2, so that is equal to 282.84 divided by 2, that is equal to 141.42 mm. So यहाँ में y की वैल्यू मिल चुकी है. Now the most important part is moment of inertia. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका कैलकुलेट करना है. यहाँ पे क्या था, आपने रेक्टेंगुलर के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है. अभी यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ट्राइंगल्स हैं, ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल है, ये वाला सेकंड ट्राइंगल है. सो अगर सिंगल ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू इट्स बेस, सो उसकी क्या वैल्यू मिलेगी, उसका इक्वेशन है BH क्यूब बाई 12. यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, सो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो सभी इसकी वैल्यूज़ हम लोग मोमेंट के इक्वेशन में डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे सो m2 is equal to
m2 is equal to f into I divided by y. So f multiply by 2 into bh cube by 12 multiply by y. So is equal to f into 2 multiply by b की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 282.84, ये आपका होगा b और ये आपका होगा d. एंड देन मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू क्या रहेगी 141.42 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 141.42. नेक्स्ट m2 is equal to f multiply by 0.942 into 10 raised to 6, equation number 2. So now compare the equation number 1 and 2. Simple. m1 divided by m2 is equal to f into 1.33 into 10 raised to 6 divided by f into 0.942 into 10 raised to 6. 10 raised to 6 cancel out, f cancel out, so remaining part is m1 by m2 is equal to 1.414. So that m1 is equal to 1.414 m2, यानी कि m1 की जो वैल्यू है वो m2 की वैल्यू से 1.414 टाइम्स ज़्यादा रहेगी. It is the example number 7 and the given data is compare the moment of resistance of two sections made from same material and having same cross-sectional area. One is having a circular cross-section having 300 mm diameter and other is having square cross-section. Let's solve this example. Let's learn about the example number 7. The example number 7, we have to compare the moment of resistance of two section. Last example में भी हमने क्या किया था, moment of resistance को compare किया था. यहाँ पे again one another example related to the comparison of moment of resistance, but in that case we have two different cross section. In last example we have same cross section, the position is different, but here the cross sections are different. That means what the data says, two section made from same material and having same cross sectional area. यहाँ पे टू डिफरेंट सेक्शन दिए हैं पर उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम दिया गया है. वन हैविंग ए सर्कुलर सेक्शन 300 mm डायामीटर एंड अदर इज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन. इस लाइन को बहुत ही इम्पोर्टेंट देना है यहाँ पे. बोथ क्रॉस सेक्शन हैविंग ए सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और सेम मटेरियल में से बने हुए हैं. The diameter of circular section is given only 300 mm. The dimension of square cross section are not given. Basically हमें क्या करना है, moment calculate करना है, moment of resistance calculate करना है for the circular section and square section, और दोनों को compare करना है. So let's draw a figure of circular cross section. Circular cross section एंड यहाँ पे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन having a diameter d and that is equal to 300 mm. And we have square section, that is our neutral axis, that is also our neutral axis, and that distance is say b, that also a b, both having a same, here b is equal to d.
So here only the dimension of circular cross section is given, that is equal to 300 mm, and we want to calculate the moment. So we have only one equation, m upon I is equal to F upon y. So we can calculate from this equation m upon I is equal to F upon y. So आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट रहेगी, y डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे जो y डिस्टेंस है वो ये रहेगा, और यहाँ पे जो y डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू द रेडियस। सो y इज इक्वल टू r एंड दैट इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 150 mm। मैंने कहा था कि आपको एक सेंटेंस पे ध्यान देना है, वो क्या था, एरिया सेम है। सो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया of the circular cross section pi by 4 d square, so that is equal to pi by 4 300 square and is equal to 70685.83 mm square. Now ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है। सो इसका मतलब कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, b multiply by b, and that is equal to 70685.83. so that's why b is equal to under root of 70685.3 लिख सकते हैं, b into b that is b square. so आंसर मिलेगा हमें 265.86 mm। so उसका मतलब है हमें b जो है यहाँ पे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के जो डायमेंशन है वो इनडायरेक्टली दिए गए 265.86 mm। ये वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही सिंपल है, अगर आप सेंटेंसेस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में ये नहीं आ सकेगा। सो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है अभी y है, सो आसानी से आपको y डिस्टेंस में मिल जाएगा, y इज इक्वल टू नाउ 265.86 डिवाइड बाय 2। सो आपको यहाँ पे ये y डिस्टेंस भी आसानी से मिल जाएगा। सो नाउ अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो I इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सर्कुलर सेक्शन पाई बाई 64 d रेज़ टू 4। सो इज इक्वल टू पाई बाई 64 300 रेज़ टू 4 एंड इज इक्वल टू 397.6 इंटू 10 रेज़ टू 6 mm रेज़ टू 4। सो ये हो गया सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, वो होगा बी डी क्यूब बाई 12। यहाँ पे बी और डी सेम है, सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 286.86 इंटू 286.86 क्यूब डिवाइड बाई 12, जिसकी वैल्यू मिलेगी 416.32 इंटू 10 रेज़ टू 6 mm रेज़ टू 4। Now let's calculate the moment. So moment of the circular cross section. So MCR upon ICR is equal to F upon YCR. मैं यहाँ पे सर्कुलर के लिए CR यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर के लिए SQ लिख देता हूँ। So इसका मतलब होगा MCR is equal to F into ICR divided by YCR. So F as it is multiply by 397.6 into 10 raised to 6 divided by 150. So answer is 2.65 into 10 raised to 6 into F. पहले भी मैंने कहा है assume some allowable bending stress in the both section same. So here again moment of square cross section divided by moment of inertia is equal to F divided by ys. So M moment of resistance for the square cross section is equal to F multiplied by 416.32 into 10 raised to 6 divided by y is equal to 265.86 डिवाइड बाई 2 है, जिसको हम अपर साइड भेज देते हैं, यहाँ पे गेट 2। सो इज इक्वल टू 3.13 इंटू 10 रेज़ टू 6 मल्टीप्लाई बाई
F. तो ये हो गया मोमेंट ऑफ स्क्वायर एंड ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द सर्कुलर सेक्शन. So now if you are comparing which one is higher in between these two cross section, then for same cross section area, square section has higher moment of resistance. So ये आपका आंसर, ये आपकी कमेंट्स बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट. So students, it's the end of part number 4. We will meet in the next part with more number of example. That thanks for watching, keep learning and wish you good luck to all.